हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 24 होगा और ध्यान रखेंगे कि आज का जो सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा आपका। मतलब आज ये ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही खुशी की बात है, आज हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर था और इसमें लैंग्वेजेस बहुत ही ज़्यादा, आप देख ही रहे हैं पूरा का पूरा क्या था, लैंग्वेज था। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है। और बहुत बच्चे बताएं कि सॉलिड स्टेट नहीं पढ़े थे किसी कारणवश, तो सॉलिड स्टेट का शायद 6 या 5 लेक्चर डाल दिए हैं और उसको भी समय निकाल के क्या करेंगे, पूरा कर देंगे, है ना। तो आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम इधर मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी क्या करें, मेहनत करें। और आपको बोल ही दिए थे पिछले लेक्चर में भी कि जितना जल्दी हो सके आप जो है मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा कर लें और उसके बाद इनऑर्गेनिक जब शुरू होगा तो हम लोग साथ चलेंगे। जिन बच्चों को पता नहीं था बाद में ज्वाइन किए वो लोग भी क्या करेंगे, दिन रात करके जैसे भी हो सबसे पहले नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और फिर 2021 के एग्जाम के लिए असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन आंसर के साथ। इंग्लिश का लगभग कंप्लीट हो चुका है, हिंदी भी लगभग कुछ कंप्लीट हुआ है और ये असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही जल्दी, जितना जल्दी हो सके 10 या 15 दिन के अंदर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा पूरा चैप्टर का। और इतना ध्यान रखेंगे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो क्वेश्चंस रहेंगे उसी से रहेगा, बस आप लोग क्या करें उसको ध्यान से पढ़िएगा उसको। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले देखिए जो हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं ये पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ को डील किया जा रहा है और मतलब आपको पेशेंस रखना है, हार नहीं मानना है और मेरे साथ चलना है, ठीक है। और नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा, आगे भी काम देगा। जैसे आपके कोई घर वाले पढ़ेंगे या फिर आप खुद मेरे नोट्स के सहायता से आप भी पढ़ा सकते हैं किसी को पार्ट टाइम, यदि आपको पास समय मिले तो केमिस्ट्री आप पढ़ा सकते हैं यदि मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं आप तो इसलिए नोट्स को बहुत ही मतलब अनुशासित होकर उसको बनाइए, ध्यानपूर्वक बनाइए, अपना ड्यूटी समझ के कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो एग्ज़ाम तो आपको ही देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। तो मेरा एक ही टारगेट रहता है, पहले सिलेबस पूरा पढ़ा दिया जाए, पढ़ाने के बाद फिर असाइनमेंट दे दिया जाता है आपका। इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोग बहुत सारे चीज़ यहाँ पे पढ़ रहे हैं और सभी चीज़ों को दिमाग में रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। यदि आप चाह लेंगे तो आप जो है मतलब कुछ न कुछ याद रख सकते हैं। तो यदि आपके पास जैसे आपका 12th में टोटल 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, मतलब फिजिकल का 5 चैप्टर जो आज लास्ट होने वाला है, उसके बाद 4 चैप्टर से आपका इनऑर्गेनिक और आपका 7 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, जो कि बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मतलब हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे इसको और जितना जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपके पास यदि 2 महीना 2.5 महीना बचता है तो ये टाइम आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए अभी समझने की कोशिश करें और जितना जल्दी हो सके नोट्स को कंप्लीट करें। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव क्लोराइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटेक्टिव क्लोराइड के बारे में पढ़ने जाना है। तो आपको पिछले क्लास में हार्डी-सुल्जे रूल और इमल्सन के बारे में बताया गया था, उसमें से कुछ पॉइंट और आपको बता देते हैं आपके सहायता के लिए। आप याद रखिएगा, कल देखिए, कल ध्यान दिए होंगे तो याद होगा आपको। तो नोट करके आप देख लीजिएगा या एक बार फिर से लिख लेंगे। क्या लिखिएगा, कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट आपको लिखवा दिए थे कल, फिर से हिंट कर दे रहे हैं, नेगेटिव सॉल्ट्स। इसका मतलब होता है ऋण सॉल के जमावट या फिर स्कंदर। देखिए कोआगुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना। क्या हो जाना, जमा हो जाना। जैसे मान लीजिए एक कोलोइडल सॉल्यूशन है और इसमें क्लोराइड्स हैं, इसमें क्या है आपका क्लोराइड्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं,
आप कल पढ़े थे कि जब इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, फ्लोक्लोटिंग आयंस डालते हैं। फ्लोक्लोटिंग मतलब ऊर्ध्वकर्मक आयंस को डालते हैं। तो ये जो क्लोराइड हैं, ये जो आपका क्लोराइड है, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, मतलब यहाँ के जमा हो जाएगा। ये जमा होने का जो प्रक्रिया है, इसका एक नाम रखा गया है, इसी को बोलते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन। जैसे मान लीजिए आटा और पानी का जो मिश्रण था, आटा और वाटर का जो मिश्रण था, तो आटा को जब हम पानी में घोलते हैं तो वो अपने आप क्या होता है, कुछ देर में नीचे आके बैठ जाता है। आटा का जो कण है नीचे आके बैठ जाता है, क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा होता है, मतलब 100 नैनोमीटर से ज्यादा डायमीटर वाला होता है। वो ये 100 बोलते 1000 नैनोमीटर के डायमीटर से ज्यादा डायमीटर वाला होता है, इसीलिए वो क्या होता है, अपने आप बैठ जाता है। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के केस में मान लीजिए इसमें गम डाल दिए या स्टार्च डाल दिए, तो आप चाहेंगे कि अपने आप ये बैठ जाएगा, नहीं। तो इसमें फ्लोक्लोटिंग आयंस डाले जाते हैं, है ना। और ये आयंस मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज है आपका, ये क्लोराइड आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो इसमें पॉजिटिव डाला जाएगा। और यदि ये क्लोराइड पर चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को डाला जाता है, जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं फ्लोक्लोटिंग आयंस। क्या बोल रहे हैं, फ्लोक्लोटिंग आयंस। मतलब यदि कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला फ्लोक्लोटिंग आयंस डालेंगे, और यदि चार्ज पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला डालेंगे। तो आपको कल इसके बारे में थोड़ा सा बताए थे, फ्लोक्लोटिंग आयंस के बारे में बताया गया था, तो उसको ध्यान देंगे। तो कोआगुलेशन का मतलब होता है आपका प्रिसिपिटेशन, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन भी बोल सकते हैं, है ना, यानी कि इसको बोलते हैं स्कंदन। तो कोआगुलेशन का मतलब होता है स्कंदन, स्कंदन बोल सकते हैं या अवक्षेपण बोल सकते हैं। और इसी दोनों को और ये स्कंदन और ये अवक्षेपण क्या है, इसी को बोलते हैं जमावट। क्या बोलते हैं, जमावट। कहने का मतलब नीचे आके जमा हो जाना, बैठ जाना, इसको आप लोग बोलते हैं। इसी ये कोलोइडल पार्टिकल्स यदि यहाँ पे बैठ रहा है, जमा हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कोआगुलेशन या प्रिसिपिटेशन। हिंदी में बोलते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। और ये दोनों का एक मिला जुला हिंदी है, जिसको बोलचाल में आप बोल सकते हैं जमावट। क्या बोल सकते हैं, जमावट बोल सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में कल आपको बताए थे, जो कि आपको याद रखना है कि कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल्ट्स, इसका मतलब होता है रीन सॉल के स्कंदन बोल सकते हैं, स्कंदन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जमावट। ये शब्द आपको याद रहेगा, क्या बोल सकते हैं, जमावट। तो यदि रीन सॉल, यानी कि कहने का मतलब यदि इस कोलोइडल पार्टिकल पर जो चार्ज है ये यदि नेगेटिव है, ये यदि क्या है, नेगेटिव है, तो इसमें जो फ्लोक्लोटिंग आयंस डाला जाएगा वो पॉजिटिव वाला डाला जाएगा, जो कि आपको बता चुके हैं Al3+, Ba2+ और Na+, इस तरह से डाला गया था, बताया गया था। तो यहाँ पे यदि हम लिख दें कि लिख सकते हैं आप ऑर्डर ऑफ फ्लोक्लेटिंग पावर, ऑर्डर ऑफ फ्लोक्लेटिंग पावर, ऑर्डर ऑफ फ्लोक्लेटिंग पावर यानी कि ऊर्ध्वकर्मक शक्ति का क्रम, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊर्ध्वकर्मक शक्ति। पावर का मतलब क्या बोलेंगे, शक्ति, ताकत। ऊर्ध्वकर्मक शक्ति का क्रम क्या होता है, सबसे ज्यादा जो पावर होता है किसमें होता है, जिसका वैलेंसी सबसे ज्यादा हो, जैसे Al3+ ग्रेटर देन, उसके बाद क्या होगा Barium2+ ग्रेटर देन और Na+। तो जिसका वैलेंसी कम होगा उसका जो पावर भी कम होता है। मतलब सबसे ज्यादा यदि इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें यदि हम ये Al3+ आयन को डालेंगे तो ये बहुत आसानी से क्या करेगा, स्कंदित कर देगा, जमा कर देगा। जो यहाँ पे
परिक्षिप्त अवस्था में था, डिस्पर्स्ड फेज में है आपका कोलोइडल पार्टिकल, ये आसानी से क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये था। उसके बाद फिर यदि आप बोले कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट्स के बारे में बात करें हम लोग, कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट्स के बारे में बात करें, इसका मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं, धन सॉल के स्कंद, धन सॉल का मतलब वैसे कोलॉइड जिस पर चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आपको एक टेबल बना के बताए थे, धन सॉल के स्कंदन, धन सॉल के स्कंदन। तो ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेटिंग पावर यदि देखिए, ऑर्डर ऑफ फ्लोकुलेटिंग पावर मतलब, इसका मतलब होता है, मतलब ऊर्ध्वनिकर्मक शक्ति का क्रम। तो याद रखिएगा, कुछ बता रहे हैं याद रखेंगे आप। जैसे Fe ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, FeCN का होल 6 पावर होता है 4+। इसका पावर जो होगा बच्चे वो कितना होगा, 4+। ये है आपका 4+, ये ग्रेटर देन होगा, इसका वैलेंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद ले सकते हैं PO फॉर 3+, PO फॉर 3+ ले सकते हैं, फॉस्फेट है ये। सल्फेट आयन ले सकते हैं, SO फॉर 2-, और सब में माइनस होगा, -4-, और याद रखिएगा एक आपका हो जाएगा Cl-। तो ये भी क्या है, फ्लोकुलेटिंग आयन से, ये भी क्या आपका फ्लोकुलेटिंग आयन है, जो क्या करेगा, जो यदि कोलोइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज रहा, मान लिया जाए ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं और इस पर चार्ज यदि पॉजिटिव है, तो जब चार्ज पॉजिटिव रहता है तो उसका कोआगुलेशन के लिए याद रखिएगा, जब कोलोइडल पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो वहां पे हम लोग इस तरह के आयंस को यूज करते हैं, जिसको हम फ्लोकुलेटिंग आयंस कहते हैं। ये क्या करता है, जमावट करने में, स्कंदन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो याद रखेंगे इसको, है ना। तो ऑर्डर देखिए, इसका वैलेंसी सबसे ज्यादा है तो इसका पावर ज्यादा होगा, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, सबसे कम इसका है। तो इस तरह के कुछ आयंस का यूज करते हैं, मतलब कोआगुलेशन के लिए। किसके लिए, कोआगुलेशन के लिए। तो समझ में आ रहा है बात। तो इसको क्या करें, आप नोट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद यदि लिख सकते हैं, इमल्सन के बारे में आपको पढ़ाया गया था, इमल्सन के बारे में बताया गया था। तो इमल्सन के बारे में यदि हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा देते हैं, आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको कि इमल्सन कैन बी ब्रोकन। अच्छा देख लेते दिखाई दे रहा है या नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको पहले लिख लें, उसके बाद जो है हम बताएंगे। एक पॉइंट और बताना है इसमें, उसके बाद 2 पॉइंट और पढ़ना है यहाँ पे। प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होता है, और एक बताना आपको गोल्ड नंबर। एक और क्या पढ़ाएंगे आपको, गोल्ड नंबर। चलिए इसका क्या करें, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 टॉपिक और पढ़ाना है इसमें, उसके बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री फिनिश्ड हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मात्र कितने चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स हैं। उसमें से एक चैप्टर सबसे बड़ा है पी ब्लॉक का, और बाकी सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और आसानी से नंबर ऑब्टेन किया जा सकता है। तो यदि बच्चे बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो फिजिकल इनऑर्गेनिक टोटल चैप्टर का कंसेप्ट उनके पास है, यदि याद है तो वो आसानी से लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक का उतना ज़रूरत आपको पड़ेगा नहीं बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी जो रूल्स हैं, जो कंडीशन है एग्ज़ाम का, या फिर जो पूछने का तरीका है, वो क्या है, ऑप्शनल दिया है आपके पास। मतलब ऑप्शन रहेगा कि आप जैसे 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बनाना है, या फिर 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 2 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो कि फिजिकल या इनऑर्गेनिक चैप्टर से आपको वो जो है आपको मिल जाएगा ऑप्शन, और आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन पार्ट है वो 4 चैप्टर रिएक्शन है, और बाकी 3 चैप्टर में लैंग्वेज है। पूरा का पूरा क्या है, लैंग्वेज। आपको पूरा लैंग्वेज ही मिलेगा, कैलकुलेशन पार्ट है नहीं यहाँ पे। तो कहने का मतलब
यदि हम फिजिकल इनऑर्गेनिक को बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन पार्ट है उसको, उसमें टेंशन देता है स्टूडेंट को, सब लोग डरते हैं उससे, क्योंकि उसमें याद रखना पड़ता है रिएक्शन। क्या रखना पड़ता है? याद रखना पड़ता है। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि कम से कम फिजिकल और इनऑर्गेनिक को सबसे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद उधर भी पढ़ेंगे हम लोग, एक एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, सीरियल वाइज पढ़ेंगे जैसे आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो चलिए आपका क्या करें, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, काम करेगा आपको, ऑर्डर वगैरह पूछेगा या फिर एग्जाम्पल पूछेगा कि भाई कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट्स कौन सा आयंस करता है, तो ये नेगेटिव आयंस करेंगे। और यदि पॉजिटिव नेगेटिव आयंस रहा, सॉल्ट पे चार्ज यदि नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव आयंस उसको क्या करेगा, स्कंदित करेगा या फिर उसका कोआगुलेशन करेगा या प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो चलिए इसका क्या करें, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि इमल्सन को आप कैसे तोड़ सकते हैं, कौन कौन विधियां हैं, कौन कौन प्रोसेस है, कौन कौन मेथड है जिसके सहायता से आप कोलेडल यानी कि इमल्सन को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो कुछ बातें याद रखना है। अब देखिए आपको अंदर तक तह तक जाके बताया जा रहा है सब कुछ, क्योंकि हमें जो है मतलब पता है कि जो बोर्ड होते हैं वो कहीं से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, चैप्टर के बीच बीच से पूछता है, तो हर एक जगह से आपको टॉपिक निकाल के पढ़ाया जा रहा है पूरा एनसीईआरटी, ठीक है। तो आप जो है इसको क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक लिखेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, और आप जो है इस मेहनत को बेकार में मत जाने दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं चाहूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाएं 2000 के बोर्ड एग्ज़ाम में। अब वो लाएंगे, हमको विश्वास है आप लाएंगे नंबर, टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हार मत मानिएगा और समय को फालतू में बर्बाद मत करें। समय जितना हो सके उसको यूज कीजिए, ठीक है, उसी में खुशी है आपका। और यदि आप फालतू में टाइम बर्बाद करते हैं तो आपको दुख होना चाहिए। और समय का कैलकुलेशन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो इंसान समय का कैलकुलेशन नहीं रखता है, समय के साथ नहीं चलते हैं, तो उनके लाइफ में थोड़ा खुशी नहीं हो पाएगा। क्योंकि टाइम का वेस्ट करना मतलब फालतू में, एक एक पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो गुजर रहा है, चूँकि आने वाला नहीं है। इसलिए ये गुजरते टाइम में, डायनेमिक समय में हमें भी डायनेमिक बन जाना चाहिए, मतलब हमें भी मतलब क्या बोल सकते हैं, डायनेमिक हो जाना चाहिए, गतिशील हो जाना चाहिए। समय के साथ गतिशील होना बहुत ज़रूरी हो, चाहे जैसा भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ जो भी हो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, कोई भी समस्या, सभी समस्याओं का समाधान होता है, ये भी पता है आपको। दूसरी बात है कि उसका सॉल्यूशन ढूंढना हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेमोरी है इसका कोई मतलब कोई भी जीबी से या फिर टीबी से नहीं मापा जा सकता है, ये अनंत है। आप इसमें जितना चीज़ रखना चाहेंगे रख सकते हैं, बस रखने का तरीका आपको होना चाहिए। अब समझिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इमल्सन को हम तोड़ सकते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन कर दे कि इमल्सन को आप कैसे तोड़ सकते हैं, इमल्सन को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो एक बात बता देते हैं आपको। आप सुने होंगे जो कच्चा दूध है, एक तो गर्म करके हम लोग अलग कर सकते हैं, ठंडा करके भी अलग कर सकते हैं, और दूसरी बात है एक है आपका सेंट्रीफ्यूगिंग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सेंटर से अवे ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर भेजता है। जैसे एक रस्सी लीजिए, ऐसे घुमाते हैं तो रस्सी जहाँ पकड़े हैं वो सेंटर हो गया, ऐसे जब घुमाएंगे तो रस्सी कैसे घूमता है, मतलब ऐसे घूमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब जब हम लोग सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं या खुद चलते हैं तो वहाँ पे हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब पता चलता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सहायता से ही या सेंट्रीफ्यूगल के थ्योरी से ही आपका मोटर जो बना है, मोटर कहने का मतलब जो पानी निकालने वाला, जो पानी आपको नीचे से ऊपर खींचता है, वो क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि हम जो है
पायस को यानी कि इमल्सन को 3 तरीके से मतलब अलग अलग अवयवी द्रवों में तोड़ सकते हैं। अवयवी द्रवों कहने का मतलब आप जो है 2 लिक्विड्स को मिला दिए और यदि वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया उसको हम अलग कर सकते हैं गर्म करके ठंडा करके, और आपका एक है उपकेंद्रन के द्वारा। उपकेंद्रन का मतलब जैसे कच्चा दूध से क्रीम निकालना चाहते हैं तो जो मशीन है उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उसमें डाल देते हैं, रोटेट करता है, रोटेट करने के बाद आपका क्रीम अलग हो जाता है। क्रीम क्या होता है? अलग हो जाता है। मतलब क्रीम फ्रॉम मिल्क का जो मशीन है, क्रीम फ्रॉम मिल्क, मिल्क से क्रीम को अलग करना, तो ये जो विधि है वो है आपका सेंट्रीफ्यूगिंग, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगिंग। सेंट्रीफ्यूगल से बना है सेंट्रीफ्यूगिंग। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, इमल्सन कैन बी ब्रोकन, इमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स, इमल्सन कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट लिक्विड्स बाय हीटिंग, हीटिंग मतलब गर्म करके अलग कर सकते हैं, फ्रीजिंग मतलब ठंडा करके अलग कर सकते हैं, एंड सेंट्रीफ्यूगिंग यानी कि पायसों को गर्म, ठंडा एवं उपकेंद्रन करके अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है। अवयवी द्रवों में तोड़ा जा सकता है, अलग अलग द्रवों में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं, जो मशीन होता है आपका क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो दूध से क्रीम निकालने का जो मशीन है वो आप बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है। सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, दूध से क्रीम को अलग करते हैं। इसका मतलब होता है दूध से क्रीम को अलग करने का जो मशीन है उसको सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप देखें इमल्सन के बारे में ढेर सारी जानकारी मिला। और अभी देखेंगे हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड क्या होता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछ दिया रक्षण कोलॉइड, रक्षण का मतलब होता है रक्षा करने वाला, ये कोलॉइड क्या होता है, तो आप याद रखिए 2 तरह कोलॉइड है, एक लायोफिलिक है और दूसरा है लायोफोबिक। लायोफिलिक का मतलब होता है जो लिक्विड को अट्रैक्ट करेगा, और लायोफोबिक का मतलब होता है जो लिक्विड से दूर हटेगा, लिक्विड से क्या होगा? दूर हटेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे यदि बोला जाए कौन सा आपका कोलॉइड जो है स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब लायोफिलिक या लायोफोबिक, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि कौन सा कोलॉइड आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप बोलेंगे किसको? लायोफिलिक जो है स्ट्रॉन्ग होता है, लायोफोबिक क्या होता है? कमज़ोर होता है। इसलिए कि जब हम लोग लायोफोबिक यानी कि द्रव विरागी कोलॉइड में इलेक्ट्रोलाइट जब हम मिला देते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो कोआगुलेट हो जाता है, आसानी से क्या होता है? कोआगुलेट हो जाता है। लेकिन आपका लायोफिलिक कोलॉइड का जल्दी वो कोआगुलेट नहीं होगा, मतलब नीचे जमेगा नहीं। तो याद रखेंगे इस बात को। फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बताते हैं आपको। तो चलिए अभी सीखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है बोर्ड कि रक्षी कोलॉइड या कोलॉइड के रक्षण, एक ही बात है, रक्षी कोलॉइड या कोलॉइड के रक्षण से आप क्या समझते हैं। तो इसको आप सुन लें ठीक से, उसके बाद फिर लैंग्वेज भी लिख लीजिएगा, लैंग्वेज उधर है आपका लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है। तो आपसे यदि पूछा जाए रक्षी कोलॉइड से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आखिर होता क्या है। देखिए कोलॉइड हम 2 प्रकार के देखे थे, एक होता है लायोफिलिक, लायोफोबिक। आप देख सकते हैं लेक्चर में दोनों का एग्जाम्पल भी दिया गया है, लायोफिलिक के अंदर क्या आता है, लायोफोबिक के अंदर क्या क्या आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। जो भी हो देखिए, तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड 2 तरह के होते हैं। तो लायोफिलिक कोलॉइड जो होता है, लायोफिलिक कोलॉइड जो होता है वो वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और लायोफोबिक जो होगा वो लिक्विड को, आप लिक्विड बोल सकते हैं सिंपल में, लिक्विड को क्या करता है? रिपेल करता है। रिपेल मतलब विकर्षित करता है। तो रक्षी कोलॉइड से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आता है प्रोटेक्शन ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड। कोलॉइड के प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी कि रक्षी कोलॉइड से क्या समझते हैं, या कोलॉइड के रक्षण से आप क्या समझते हैं। रक्षण का मतलब होता है बचाने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। क्या करने वाला? प्रोटेक्ट करने वाला, बचाने वाला।
तो यहाँ पे देखिए कि मान लिया जाए आप एक लेंगे, मतलब एक क्लोराइड लेंगे आप लायोफिलिक और एक लेंगे लायोफोबिक सॉल्ट लेंगे, दो अलग अलग कोलोइडल सॉल्यूशन लेंगे, एक लायोफिलिक लेंगे एक लायोफोबिक लेंगे, ठीक है। जब लायोफोबिक यानी कि द्रव विरागी, जब लायोफोबिक क्लोराइड में लायोफिलिक क्लोराइड को मिलाया जाता है तो लायोफोबिक क्लोराइड के चारों ओर लायोफिलिक क्लोराइड जो है एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है? परत बना लेता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो लायोफोबिक क्लोराइड होते हैं उसमें जब इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो आसानी से कोआगुलेट हो जाता है, और हम चाहते हैं ये प्रॉपर्टी उसका खत्म ना हो, वो कोआगुलेट ना हो। तो लायोफोबिक क्लोराइड में यदि हम लायोफिलिक क्लोराइड को मिला देंगे, किसको मिलाएंगे? लायोफिलिक क्लोराइड को मिलाएंगे, तो लायोफिलिक क्लोराइड क्या करेगा? लायोफोबिक क्लोराइड के चारों ओर, लायोफोबिक क्लोराइड के चारों ओर एक लेयर बना लेता है। क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। आ रही बात समझ में? एक क्या बना लेता है? लेयर बना लेता है। और ये लेयर का काम क्या है? ये लेयर जब बन जाता है तो जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाए तो लायोफोबिक क्लोराइड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब उसका कोआगुलेशन नहीं होगा। मतलब लायोफिलिक क्लोराइड क्या करता है कि जब लायोफोबिक में मिलाया जाता है तो लायोफोबिक क्लोराइड को कोआगुलेट नहीं होने देता है, मतलब जमा होने नहीं देता है। तो एक तरह से उसका प्रॉपर्टी को बचा रहा है, कोआगुलेट होने से बचा रहा है। इसलिए लायोफिलिक क्लोराइड को क्या कहा जाता है? मतलब प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड कहा जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड। तो ये किसका प्रोटेक्शन करता है? लायोफोबिक का प्रोटेक्शन करता है। तो आखिर ये क्यों करता है इसका प्रोटेक्शन? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। लायोफिलिक क्लोराइड क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? लायोफोबिक क्लोराइड से। तो पहला लाइन याद रखेंगे कि लायोफिलिक क्लोराइड जो है लायोफोबिक क्लोराइड से ज्यादा स्थायी होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। लायोफिलिक क्लोराइड का क्या है? एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और इसलिए आप इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, या रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? प्रोटेक्शन क्लोराइड का मतलब होता है रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, है ना? तो इसमें यदि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के रक्षण से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधा बोलिएगा कि द्रव रागी सॉल, कौन? द्रव रागी सॉल द्रव विरागी सॉल की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है? अधिक अस्थायी होता है। और यह गुण एक यूनिक प्रॉपर्टी है, एक यूनिक गुण है। यह द्रव रागी सॉल का एक अद्वितीय गुण है। कैसे? फिर आगे बोलेंगे कि जब द्रव विरागी क्लोराइड में द्रव रागी क्लोराइड को मिलाया जाता है, जब द्रव रागी क्लोराइड में द्रव विरागी क्लोराइड को मिलाया जाता है, तब द्रव रागी क्लोराइड के कण द्रव विरागी क्लोराइड के कण के चारों ओर एक परत बना लेता है, जो वैद्युत अपघटन से इसको रक्षा करता है। और ये रक्षा करने के गुण के कारण इसको रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप जो अराइज होगा कि भाई कौन सा क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है, तो बोलेगा लायोफिलिक क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होता है। ओके। और फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, या प्रोटेक्शन क्लोराइड किसको कहा जाता है, तब बोलिएगा वहां ऑप्शन रहेगा लायोफिलिक, लायोफोबिक, और दो ऑप्शन बढ़ा देगा। तो आप किसको चुनेंगे? लायोफिलिक को बोलते हैं प्रोटेक्शन क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन क्लोराइड। ध्यान रहे आपका, ठीक है। तो जो थ्योरी पार्ट्स होते हैं वहीं से आपका क्या बनता है? वहीं से आपका बनता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए आप लैंग्वेज भी देख लें, आपको बता दिए इसका आंसर, है ना, कि बोल सकते हैं कि लायोफिलिक क्लोराइड्स आर मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक क्लोराइड्स। फर्स्ट लाइन। Lyophilic colloids has a unique property to protect the lyophobic colloids. कैसे? How? When lyophilic colloids are mixed with lyophobic colloid, then lyophilic colloid
form a layer around the lyophobic colloid, and thus lyophilic colloid protect from the electrolyte of lyophobic colloid, and hence due to this property lyophilic colloids is known as protection colloid. ओके तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पे lyophiलिc salts are more stable than the lyophilic salts. Lyophilic colloids have a unique property of protecting of lyophobic colloids. When lyophilic salts are added to the lyophobic salts, then lyophilic particles form a layer around the lyophobic particles and thus protect from the electrolytes. तो ये किससे बचाता है? यदि आपसे कोई पूछे कि लायोफिलिक क्लोराइड्स लायोफोबिक को किससे रक्षा करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट से। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जैसे संपर्क में आएगा उसका कोआगुलेशन हो जाएगा, जो कोलोइडल पार्टिकल है वो नीचे आके बैठ जाएगा, जम जाएगा। लायोफिलिक क्लोराइड्स यूज्ड फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड प्रोटेक्शन क्लोराइड। लायोफिलिक क्लोराइड इस पर्पज से इसको प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव क्लोराइड। प्रोटेक्टिव क्लोराइड मतलब रक्षी क्लोराइड भी कहा जाता है। तो प्रोटेक्टिव क्लोराइड किसको कहा जाता है? लायोफिलिक क्लोराइड को कहा जाता है। स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होता है? लायोफिलिक होता है। फिर समझे लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं, द्रवरागी सॉल द्रवविरागी सॉल की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। पहला लाइन याद रखिएगा। द्रवरागी क्लोराइड में द्रवविरागी क्लोराइड के रक्षण का अद्वितीय गुण होता है। जब द्रवरागी सॉल को द्रवविरागी क्लोराइड में मिलाया जाता है तो द्रवरागी कण द्रवविरागी कणों के चारों ओर एक परत बना लेते हैं एवं इस प्रकार वे उनकी वैद्युत अपघटन से रक्षा करता है। अतः द्रवरागी क्लोराइड को रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। अतः द्रवरागी क्लोराइड को क्या कहा जाता है? रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप यदि समझ गए तो अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन होता है समझना। आपका क्या होता है, यदि आप समझ जाते हैं किसी चीज को, तो यदि आप ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू मीन बाय प्रोटेक्शन ऑफ क्लोराइड, तो आप आसानी से लिख सकते हैं इस बात को। 2-3 पॉइंट याद रखने। सबसे पहले अस्थायी कौन होता है? लायोफिलिक क्लोराइड जो है लायोफोबिक से अस्थायी होता है। लायोफिलिक क्लोराइड में एक अद्वितीय गुण होता है लायोफोबिक क्लोराइड को रक्षा करने का। जब लायोफोबिक क्लोराइड में लायोफिलिक क्लोराइड को मिलाया जाता है तब लायोफिलिक क्लोराइड लायोफोबिक क्लोराइड के चारों ओर एक परत बना लेता है और इस प्रकार वो वैद्युत अपघटन से उनकी रक्षा करता है। ओके, और ये रक्षा करने के गुण के कारण इसको रक्षी क्लोराइड कहा जाता है। दैट्स ऑल। यू कैन राइट इन बोर्ड एग्जाम वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड। यदि आप समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट और है, गोल्ड नंबर। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय गोल्ड नंबर, तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक और क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ सकता है, गोल्ड संख्या या गोल्ड नंबर ही बोलते हैं इसको, या स्वर्ण संख्या भी बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? स्वर्ण संख्या। तो गोल्ड नंबर क्या होता है? देखिए प्रोटेक्टिव क्लोराइड के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अमाउंट है, गोल्ड नंबर क्या है? प्रोटेक्टिव क्लोराइड का अमाउंट है, जो कि कितना अमाउंट में जो आपका लायोफोबिक क्लोराइड होगा उसको रक्षा करने में क्या है, सक्षम होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, लैंग्वेज याद कर लेंगे। क्या बोल रहा है? गोल्ड नंबर इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव colloid which is just sufficient to prevent the coagulation of 10 ml of standard hydrogold sol when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it। जैसे मान लीजिए आपका 10 ml है, आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोगोल्ड सॉल है। ठीक है, उसमें यदि 1 ml वाला क्या लेंगे, NaCl का सॉल्यूशन लेंगे, जिसमें आपका 10% क्या होगा, NaCl होगा। एक सॉल्यूशन लेंगे जिसमें 10% क्या होगा, NaCl होगा। उसको यदि मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, रक्षा कर लेगा, है ना। तो कहने का मतलब कितना अमाउंट जो है रक्षा कर पाएगा,
उस हिसाब से यहाँ गोल्ड नंबर कहा गया है। ठीक है, सबका अलग अलग गोल्ड नंबर होता है, सबको अच्छा रक्षा करने का अलग अलग जो है आपका संख्या होता है। तो याद रखिए गोल्ड नंबर इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड विच इज जस्ट सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, टू प्रिवेंट मतलब रक्षा करना, प्रिवेंट मतलब रक्षा करना, द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सॉल्ट when 1 ml of 10% NaCl solution is added to it। अब यहाँ NaCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो लायोफिलिक क्लोराइड को किससे रक्षा करना है, इलेक्ट्रोलाइट से करना है। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड संख्या एक रक्षात्मक क्लोराइड की मात्रा है जो कि मिलीग्राम में लेते हैं, किस में लेते हैं, मिलीग्राम। गोल्ड संख्या एक रक्षात्मक क्लोराइड की मात्रा है जो मानक हाइड्रोगोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर की स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। यानी कि कितना रोकने के लिए, जो मानक हाइड्रोगोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर की स्कंदन यानी कि जमावट को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। जब 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन को इसमें मिलाया जाता है। जैसे हम वैसे विलयन लेंगे जिसमें 10% क्या हो, NaCl हो, वैसे विलयन लेंगे 10% क्या हो, आपका NaCl हो। यदि उसको हम लोग मिलाएंगे 1 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर वाला विलयन रहेगा, 10% क्या रहेगा, NaCl रहेगा। ठीक है, इसको मिलाएंगे 10 मिलीलीटर में मिलाएंगे, गोल्ड सॉल्ट में मिलाएंगे, हाइड्रो गोल्ड सॉल्ट में कितना मिलाएंगे, 10 मिलीलीटर। तो ये स्कंदित नहीं होने देगा, मतलब बैठने नहीं देगा। तो गोल्ड संख्या कुछ नहीं है, आप याद रख सकते हैं। गोल्ड संख्या एक रक्षात्मक क्लोराइड की मात्रा है। गोल्ड नंबर इज अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड विच जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट द कोआगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो गोल्ड सॉल्ट। इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। गोल्ड संख्या एक रक्षात्मक क्लोराइड की मात्रा है जो मानक हाइड्रोगोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर की स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त होता है ना। तो स्कंदन रोकने के लिए कितना अमाउंट में आपका जो है प्रोटेक्टिव क्लोराइड मिलाया जाए उसके बारे में चर्चा है। तो आप कुछ नहीं याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, गोल्ड संख्या एक रक्षात्मक क्लोराइड की मात्रा है जो मानक हाइड्रोगोल्ड सॉल्ट के 10 मिलीलीटर की स्कंदन को रोकने के लिए पर्याप्त है जब 1 मिलीलीटर 10% NaCl विलयन को इसमें मिलाया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं, ये लास्ट हो गया चैप्टर, द एंड हो गया। इस चैप्टर का क्या हो गया, द एंड। मतलब फिजिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिकल है हम लोगों क्या किए, खत्म कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर आपका शुरू होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी हो सके फिजिकल पार्ट को सब नींद को खो के जो भी हो, जितना भी कष्ट हो, आप उसको पूरा कर लें और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से साथ हम लोग चलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जितना जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा फिर आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा, है ना। आप मत सोचिए कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास बहुत कम समय है। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, ढेर सारे सब्जेक्ट को क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो बच्चे फिजिकल इस तरह से हम लास्ट कर दिए और जो सॉलिड स्टेट है उसका भी लेक्चर डाला जा रहा है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तो फिजिकल बाय बाय, फिजिकल बाय बाय चला गया। बस आप क्या करना है, इसको दिमाग में आपको बैठाना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगता है आपके लिए, आपको लगता है यदि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो फिर आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, अपने वाणी को विराम देते हैं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षा दीजिए, है ना। आस पड़ोस को सुरक्षा दीजिए और सजेस्ट कीजिए, ठीक से रहें सब और पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। फिजिकल बाय बाय, इनऑर्गेनिक वेलकम, इनऑर्गेनिक वेलकम, फिजिकल कुछ देर के लिए बाय बाय। तो चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो ठीक है, बाय, थैंक यू।